मतलब ले आता है। ये कंट्री साइड में वहाँ उस लैंडलॉर्ड मिस्टर बॉबी के एनिमल्स की हिफाजत करता है। मिस्टर बॉबी की डेथ होने के बाद, यानी ये जोसेफ बड़ा अट्रैक्टिव है, बड़ा खूबसूरत लड़का है, और इसको हम देखते हैं कि जो लेडी बॉबी है, यानी मिस्टर बॉबी की जो वाइफ है लेडी बॉबी इसके साथ सेक्सुअल होना चाहती है और वो इसको एंड्रयू जोसेफ को अप्रोच करती है। जोसेफ को अपने चैम्बर में बुलाती है और जोसेफ से कहती है कि वो उसके साथ फ्री हो जाए और सेक्सुअली उसके साथ अटैच हो जाए, लेकिन जोसेफ उसको मना करता है कि वो उसको अपनी माँ जैसा समझता है। वो एक दफ़ा बुलाती है, 2 दफ़ा, वो थ्राइस कोशिश करती है। अल्टीमेटली वो फैसला करती है कि वो जोसेफ को साथ ले जाएगी और वो जोसेफ को लंदन ले जाती है। लंदन में उसे एक दिन वो उसके साथ फिर सेक्सुअल होने की कोशिश करती है, अंदर बुलाती है और उसकी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश करती है। जैसे ही वो देखता है कि ये बाज नहीं आ रही, वो उसे मना करता है। जब वो उसे मना करता है तो वो आगे से वो गुस्सा होती है और वो उसे जॉब से निकाल देती है और कहती है कि वो यहाँ से दफ़ा हो जाए। वो वहाँ से वापस आ रहा होता है तो हम देखते हैं कि जोसेफ जब वापस आ रहा होता है, रास्ते में उसे कुछ रॉबर मिलते हैं, आवारा लड़के मिलते हैं। वो रॉबर जोसेफ को पकड़ लेते हैं। वो जोसेफ को ना सिर्फ पीटते हैं बल्कि जोसेफ के कपड़े भी उतार लेते हैं, उसे नंगा, उसे एक डिच होती है वहाँ पे, उस डिच में एक खाई में फेंक देती है। अब वहाँ पे बिल्कुल वो नंगा पड़ा हुआ है, न्यूड पड़ा हुआ है। वो उसके पास से एक छकड़ा गुजरता है, एक बग्गी गुजरती है, उस बग्गी में कुछ लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे बिल्कुल न्यूड पड़ा हुआ है। यहाँ पे औरत ने एक ने पंखा पकड़ा हुआ है, ये जो हवा ये पंखा होता है ना हाथ में पकड़ने वाला, ये पकड़ा हुआ ऐसे एक पंखा आगे करती है, उसकी न्यूडिटी को एंजॉय करती है, नंगा पड़ा हुआ है, उसको फिर देख लेती है, फिर आगे कर लेती है। ये सीन उसने बड़ा ज़बरदस्त, उसने बेहिसी को बताया है कि किस तरह से उसे कपड़े नहीं दे रहे लोग, लेकिन उसकी न्यूडिटी को एंजॉय कर रहे हैं कि वो नंगा पड़ा हुआ देख रहे हैं। उस बग्गी के अंदर एक एडवोकेट बैठा होता है, उसको तरस आता है, वो कहता है यार ये मरा गया तो ये हम पे पड़ जाएगा, इसको उठाएं और उसको हम किसी सराय में फेंक देते हैं। वो उसको उठाते हैं और उसे बग्गी के अंदर डालते हैं, लेकिन वो बड़ा मुंह बनाती हैं जितनी औरतें बैठी होती हैं, और वो इसे ले जाते हैं मिस्टर और मिसेस टाउहाउस के इन्स के ऊपर ले जाते हैं। मिस्टर और मिसेस टाउहाउस का एक सराय बनाया हुआ है, वहाँ पे लोग जो हैं पैसे देकर स्टे करते हैं। ये वहाँ पे मिस्टर और मिसेस टाउहाउस को पेश करते हैं कि इसको यहाँ पे रख लीजिए, कोई इसका वारिस आ जाएगा तो ले जाएगा, लेकिन वो मना कर देते हैं कि हमें इस तरह के लोग नहीं चाहिए, हम इस तरह के बगैर पैसे को किसी को नहीं रखते। वहाँ पे एक मुलाजमा है, मिस्टर और मिसेस टाउहाउस के घर में काम करती है, नाम है उसका बेटी। बेटी एक बड़ी अट्रैक्टिव और बड़ी खूबसूरत एक औरत है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती है जोसेफ से। जोसेफ बहुत खूबसूरत लड़का है और वो उसकी ब्यूटी से मुतासर हो जाती है। वो उसे अपने साथ ले जाती है अपने कमरे में और उसके डॉक्टर को बुलाती है, उसका इलाज करवाती है। जैसे ही जोसेफ थोड़ा सा ठीक होता है तो वो जोसेफ को सेक्सुअली अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, वो भी उससे सड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पीछे हटा के कहता है कि वो अपनी एक लड़की है फैनी ब्राउन, वो एक लड़की है फैनी गुडविल, वो उससे बहुत प्यार करता है, तो किसी सूरत भी उसको धोखा नहीं दे सकता। वो कहता है कि वो फैनी से मोहब्बत करता है और फैनी गुडविल को कभी भी धोखा नहीं देगा, तो लिहाजा वो उसके साथ अप्रोच ना करे। तो वहाँ से बेटी कहती है अच्छा अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। वो वहाँ से वापस आती है तो वो बड़ी पैशनेट होती है, तो मिस्टर टाउहाउस जो है वो उसे अपनी हवस का निशाना बना देता है। मिस्टर टाउहाउस उसे हवस का निशाना बना रहा होता है तो हम देखते हैं कि उसकी वाइफ ऊपर से आती है और वो उसे ऊपर से पकड़ लेती है और वो उसे सजा देती है और पनिशमेंट देती है और साथ वो बेटी को भी घर से निकाल देती है और वो बेटी को मारने लगती है। तो वहाँ पे एक स्टे किए हुए है एक अब्राहम एडम जो है, जो कि दोस्त है जोसेफ का, वो भी वहाँ स्टे किए हुए हैं, वो उसको बचा लेता है। अब ये सारी सिचुएशन ये चल रही है और हम देखते हैं कि मिस्टर अब्राहम एडम जो है उसका सीन आता है। मिस्टर अब्राहम एडम एक भुलक्कड़ शख्स है और वो अपने गांव से लंदन जा रहा है और बड़ा कमिटेड है कि वो अपने सरमन जो है वो वहाँ पे जाके बेचेगा। रास्ते में उसे एक पादरी मिलता है और उस पादरी के साथ रास्ते में उसे एक शख्स मिलता है, उसके साथ वो बड़ी बड़ी बातें करता है और साथ ही किसी औरत के लड़की के चीखने की आवाज़ आती है, तो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है वो दौड़ जाता है और ये वहाँ पे जाता है और ये जाके उस लड़की को बचाता है। जब वो लड़की को देखता है तो उसे पता चलता है ये तो फैनी गुडविल है और ये फियोंसी है, यानी ये बिलवर्ड है जोसेफ की। ये जोसेफ का बहुत अच्छा दोस्त है। ये फैनी को लेकर रास्ते में जा रहा होता है तो रास्ते में कुछ नवाब जो है, ड्यूक जो है, उसके कुछ गुंडे जो हैं इसको पकड़ लेते हैं और वो फैनी का रेप करने की कोशिश करती है। ये फैनी को बचाता है बड़ी मुश्किल से और अल्टीमेटली वो
उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये जो है फ़ैनी को अगवा करने की कोशिश कर रहा था, ये मुझे फ़ैनी के साथ मिलकर लूटने की कोशिश कर रहा था। ये बात जस्टिस ऑफ पीस के पास जाती है उस वक्त, उस इलाके का जो होता है, और वो फ़ैनी और दोनों को सजा देने की कोशिश करता है, पार्सन अब्राहम एडम। वहाँ पे एक स्क्वायर होता है जो उसको जानने वाला, वो कहता है ये तो प्रीस्ट है, तो उस पर उसको छोड़ देता है। इस तरह हम देखते हैं कि रास्ते में एक कुत्तों का सीन भी आता है। वहाँ से अल्टीमेटली जब ये बच के निकल रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि अब ये पहुँचते हैं वहाँ पे उस सराय में। ये भी उस सराय में पहुँच जाते हैं जहाँ पे जोसेफ जो है वो वाउंडेड हालत में पड़ा होता है। उसमें हम मज़ीद देखते हैं कि वहाँ पे जोसेफ और फ़ैनी की मुलाकात होती है, और फिर ये अल्टीमेटली ये तीनों मिल के वापस जा रहे होते हैं। तो रास्ते में इन्हें मिलता है मिस्टर विल्सन। मिस्टर विल्सन एक अपनी टेल सुनाता है कि वो बहुत यंग था, उसने एक टिकट खरीदी, वो दर बदर फिरता रहा, वो बहुत गरीब था, उसने एक टिकट खरीदी तो उसे पैसों की ज़रूरत थी, उसने टिकट किसी को बेच दी। वो टिकट जो है जो उसने ख़रीदी थी वो मतलब वो उसने जो ख़रीदी थी वो टिकट जो है वो निकल आती है और वो जेल में चला जाता है किसी प्रॉब्लम की वजह से, और बाद में पता चलता है कि उस वो मेरी टिकट जो है कहता है जो मैंने जिसको बेची थी वो इनाम निकल आया। तो उस शख्स की बेटी ने मेरे ऊपर तरस खाया, कहता है कि उसने मेरे हालात के बारे में जाना तो उसने मुझसे शादी कर ली, और मैं कहता है कि इस जगह में एक कंट्री साइड एरिया है कोई गाँव, मिस्टर विल्सन कहता है मैं यहाँ पे स्टे किए हुए हूँ। मिस्टर विल्सन बताता है कि मेरा एक बच्चा था, बहुत यंग था, उस पर एक स्ट्रॉबेरी का निशान बना हुआ है उसके जिस्म के ऊपर, वो बहुत छोटा था तो कोई उसको उठा के ले गया। अब ये जो जोसेफ है ये उसी मिस्टर विल्सन का बेटा है। इसी तरह स्टोरी जो है आगे चलती रहती है। एक और स्टोरी लिनारा की स्टोरी आती है इसके अंदर, वो भी अपनी स्टोरी, उसमें भी एक औरत जो है अपनी स्टोरी सुनाती है, और इसी तरह ये एपिक का जो एक सिलसिला है उसको मेंटेन करने की कोशिश की गई है। मज़ीद हम इस नावल के अंदर देखते हैं कि एट लास्ट डिस्कवर होता है कि जोसेफ जो है वो बेटा है किसका, मिस्टर विल्सन का। लास्ट में मिस्टर अब्राहम एडम कोशिश करता है कि वो फ़ैनी और जोसेफ की शादी करवा दें। जब ये इनकी शादी करवाने की कोशिश करता है तो लेडी बूबी सख्त नाराज़ हो जाती है कि वो कभी भी ये शादी नहीं होने देगी। लेडी बूबी इसके लिए एक वकील को हायर करती है ताकि इनकी शादी को रोके, लेकिन उसके मुकाबले में आता है मिस्टर बूबी जो कि उसकी पमीला जो जोसेफ की बहन है उसका हस्बैंड है, वो इन दोनों की आके मदद करता है। हम मज़ीद देखते हैं कि लेडी बूबी जब इससे काम नहीं बनता तो एक ड्यूड डेपर नाम से एक बंदा होता है, ड्यूड डेपर नामी एक बंदा होता है जो कि एक लवर होता है, यंग एक अबाश लड़का है, उसको हायर करती है कि वो फ़ैनी का रेप कर दे ताकि बिल्कुल ये भूल जाए शादी करना जोसेफ इससे। जब वो उसकी रेप करने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि उसको जोसेफ जो है बचा लेता है। अल्टीमेटली फैसला होता है कि फ़ैनी और जोसेफ दोनों की शादी हो जाएगी। लेडी बूबी जो है वापस लंदन चली जाती है, भूल जाती है फिर इनको, और फ़ैनी और उसकी दोनों की शादी हो जाती है, और इस तरह नावल जो है वो फिनिश होता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द नावल कि हेनरी फील्डिंग जो है वो फादर है किसका, इंग्लिश नावल का। पहली बात तो ये है कि इसने वो चीज़ें डिस्कस की हैं लाइफ को, रियल लाइफ को डिस्कस किया है, ऐसी चीज़ों को डिस्कस किया है जो लाइफ लाइक है। एक तो रियलिस्ट है, एक तो नेचुरल लाइफ जिस हालत में मौजूद है ये दिखाता है। इससे पहले जो लोग लिख रहे थे वो एक एस्पेक्ट लाइफ का दिखाते थे। मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए रिचर्डसन को, तो रिचर्डसन ने क्या दिखाया कि गर्ल जो फेमिनिज्म से रिलेटेड उसने चीज़ों को डिस्कस किया है। उसने फीमेल के माइंड का एनालिसिस पेश किया है कि माइंड फीमेल का कैसे रिएक्ट करता है, कैसे सोचता है, लेकिन उसने हर एस्पेक्ट को नहीं देखा। यानी रिचर्डसन हो, डैनियल डेफो हो, या स्पेशली हमारा राइटर रिचर्डसन है, नॉवलिस्ट है, इन लोगों ने तो एक एस्पेक्ट को दिखाया है, इसने सारे एस्पेक्ट को दिखाया। इसलिए कुछ क्रिटिक्स जो हैं इसको कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश नावल है। हर एस्पेक्ट को दिखाया है। एपिक इन प्रोज लिखा है, बड़ा लंबा एक नावल लिखा है और उसमें उसने पूरे नावल की जितनी भी चीज़ें हैं उसको पेश किया। एक पिकारसिक नावल उसने दिया है कि जहाँ जहाँ पे उसका हीरो जाता है सोसाइटी को अप्रोच करता जाता है, उसे रिफ्लेक्ट करता जाता है।
तो ये इसे पिकारसिक नावल कहा जाता है। आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन, हिज करेक्टर आर लिविंग, इसके करेक्टर जो हैं लिविंग, ऐसे जैसे हमारे अमंग रहते हैं, रियल लाइफ गुजारते हैं, वैसे ही नेचुरल उनकी नीड्स हैं, वैसे ही हमें सेक्सुअल और सेंसुअल नज़र आते हैं, ठीक है, और वैसे ही रियल लाइफ जैसे हैं, जैसे हम रियल लाइफ में करेक्टर देखते हैं वैसे हैं। इसने लाइफ को बड़ा अच्छे से खींचा है, उसकी डेलिनेशन दी है। डेलिनेशन होता है स्केच खींच दिया है, जैसे पढ़ते हैं तो वो याद रह जाते हैं। लेडी बूबी जितना भी आप देखें, आपको मैंने बता दिया, कभी नहीं भूलेगी। स्लिप स्लोप एक और करेक्टर होता है, वो भी उसे सड्यूस करने की कोशिश करती है। 3 लेडीज़ जो हैं उसे बेक वक्त अब इस नावल के अंदर कोशिश कर रही हैं। एक लेडी बूबी, मिस स्लिप स्लॉप, ये भी उसकी मेड सर्वेंट होती है इसकी, और बैटी, ये तीनों जो हैं कोशिश करती हैं कि इसके साथ सेक्सुअल हो जाएं, लेकिन ये उनसे अपनी चेस्टी को बचाता है। मॉडर्न एंड द ट्रू टाइप, ऐसे इसका करेक्टर लगता है, इसके करेक्टर जैसे मॉडर्न हो, जैसे एक मॉडर्न लाइफ की रिफ्लेक्शन कहते हैं। ट्रू जो है वो रिफ्लेक्शन देते हैं, ठीक है, रियल लाइफ जैसे लगते हैं, लाइफ लाइक लगते हैं, लाइफ लाइक जैसे ज़िंदगी हमारे सामने चल फिर रही है, भूलते नहीं हैं। आप 4-5 मिसालें दे दें। अब परफेक्ट आर्किटेक्चर ऑफ प्लाट, यानी प्लाट को बड़ा वेल निटेड और बड़ा परफेक्ट उसने उसको कंक्लूड किया। उसके अंदर फिर टेल्स शामिल किए हैं ताकि वो जो एपिक प्रोज, वो कहता है कि एपिक इन प्रोज है, तो वो भी पूरा किया है। 3 टेल्स जो हैं उसने उसके अंदर शामिल किए हैं, और हर बंदा जो है अपनी टेल जो है बड़ी परफेक्ट अंदाज से दिखाता है, और पता ही नहीं चलता कि ये टेल जो है एक अलहदा से कोई एडिशन हुआ है। हिज नैरेटिव स्टाइल इज लिविंग एंड एनर्जेटिक एंड propounded द थ्योरी ऑफ द नावल राइटिंग, और ये नावल राइटिंग की बड़ी नैरेटिव स्टाइल में उसको प्लॉट को बड़ा नरेट करता है ये। और क्रॉनिकल्स ऑफ हिज एज, अपनी एज की ट्रू रिफ्लेक्शन देता है। 18वीं सेंचुरी में नावल आया तो उसने उसकी ट्रू रिफ्लेक्शन दी है, उसका एक क्रॉनिकल लगता है, जैसे हिस्टोरियन होता है। रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन, लाइफ को रियलिस्टिक दिखाता है। अगर लेडी बूबी बुरी है तो बुरी दिखाएगा, अगर फैनी ठीक है तो उसको फैनी को ठीक दिखाएगा। अब्राहम एडम जो है वो भूल जाता है तो वो उसको वैसा ही दिखाता है। और बरनाबास जो होता है प्रीस्ट, अगर वो बुरा होता है तो उसको बुरा दिखाया है। अप्लाइज द वेरियस टाइप ऑफ द ह्यूमर ब्रोक अवे फ्रॉम द कन्वेंशन स्टाइल। अच्छा, एक आपको दिखाऊं, एक तो इसमें मिस्टर टाउबाउस का सीन है, वो बड़ा मज़ाहिया है, ठीक है वो इमोरल साज, लेकिन वो बड़ा मज़ाहिया है। अच्छा, एक सीन इसके अंदर और है कि फैनी और ये बड़ा भुलक्कड़ इंसान है अब्राहम एडम, जो उसका दोस्त है। अब्राहम एडम सारी रात फैनी के साथ सोया रहता है। फैनी और एक ही कमरे में, एक ही बेड के ऊपर मिस्टर अब्राहम एडम जो है फैनी के साथ सारी रात सोया रहता है, और उसे पता ही नहीं चलता वो किसके साथ सोया हो। यानी वो भूल जाता है वो कहाँ उसने सोना है और कहाँ उसने जाना है और कहाँ वो पहुँच जाता है। और वो यानी गांव से आया बेचने के लिए सरमन, लेकिन सरमन खारी भूल आया। जोसेफ को कह रहा है यार पक्के रहो, तुमने डरना नहीं है, तुम्हें गॉड हमेशा तुम्हारी हेल्प करेगा, रेज़ोल्यूट रहो, पक्के रहो, स्टेड फास्ट रहो, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। और उसे कोई आगे पैगाम देता है तुम्हारा बच्चा जो है वो दरिया में डूब गया है और उसकी डेथ हो गई है, तो ये रोता हुआ वहाँ से दौड़ पड़ता है। खुद लोगों को सब्र का कहता है लेकिन खुद नहीं करता। तो इस तरह की बातें। हिज मॉरल्स आर अर्नेस्टनेस, इसके मॉरल जो हैं वो बड़े रियल हैं। वो ये नहीं कहता अपनी अटेंशन ठीक करो। अगर आपकी अटेंशन ठीक नहीं है, आप चाहे मौलवी हूँ या प्रीस्ट हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको रियल लाइफ जो है वो ऐसे खोल के दिखाता है। और ये नावल पढ़ाना ही, पहली तो बात ये है, पढ़ाता ही नहीं कोई, और मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके आपको पढ़ा दिया है। एन ओरिजिनल राइटर हु इन्फ्लुएंस द लेटर नावलिस्ट, इसके बाद जितने भी नावलिस्ट आए हैं, जैसे जेन ऑस्टन है, ठीक है, जॉर्ज एलियट है, ठीक है, और जितने भी मॉडर्न नावलिस्ट हैं वो बहुत सारे, इन्होंने इससे बहुत कुछ सीखा है। होप यू गॉट द पॉइंट एंड टुमारो विल लर्न another assignment. Stay blessed and have a nice time.